नमस्कार। मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दोस्तों, आज बात दिल्ली दरबार की और बात दिल्ली दरबार के नंबर 1 और नंबर 2 की। उन दोनों दरबारों के बीच क्या वाकई में तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं क्या? क्या वाकई में आज की तारीख में शाह साहब की एक लंबे समय तक जो चुप्पी रही, हालांकि अब जाकर के जब उन्होंने पांडुचेरी में चुनावी कैंपेन की शुरुआत करी तो वहां पे अपनी चुप्पी जरूर तोड़ी है, लेकिन राहुल बाबा कहने वाले अमित शाह राहुल गांधी जी कहते हुए नजर आए हैं। और आलम यह है कि संसद के बजट सत्र के पहले सेशन में लगातार मोदी सरकार बैकफुट पे रही और अमित शाह नदारद रहे पहले दिन के उस वाकये के बाद से, जब राहुल गांधी नरवणे की किताब को कोट करना चाह रहे थे। क्या अमित शाह चाहते हैं कि मोदी जी अब रिटायर हो जाएं? और अगर चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? और अगर अमित शाह ये चाहते हैं तो मोदी जी क्या चाहते हैं? इस तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार के अंदर खाने की कुछ खास खबरों पे चर्चा करेंगे और इसीलिए हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ना है संतोष भाई। संतोष भाई, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भाई। और आपने निश्चित तौर पर एक बड़ी बात कर दी है, लेकिन मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ नंबर 1 और नंबर 2 कहने की बजाय मैं कहता हूँ नंबर 1 और दूसरा 1.25 आप कह सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा। इतने पीछे नहीं है नंबर 2 वाली। वो नंबर 1 हाँ। के बिल्कुल साथ लगे हुए हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि नंबर 1 से वो थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं क्यों बताता हूँ उनको, क्योंकि मोदी जो है वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अरविंद केजरीवाल, हिटलर, इन सबका एक कॉकटेल बनना चाहते हैं। हाँ। लेकिन हाँ। अमित शाह जो है वो चुनावी रणनीति के हिसाब से अगर सबसे ज्यादा किसी की प्रशंसक है तो मैं आपको बता दूं वो इंदिरा गांधी के प्रशंसक है। और दोनों में एक बेसिक फर्क है। हम्म। जब नरेंद्र मोदी का कोई इकोसिस्टम नहीं था, मतलब कोई फंड देने वाला नहीं था, अब उस समय अडानी साहब हो तो मुझे पता नहीं, उस जमाने में भी हम्म। वो झोला उठाकर अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर तस्वीरें खिंचवाया करते थे। देश दुनिया घूमने का उनको बड़ा शौक था। अमित शाह को विदेश जाने का बहुत शौक नहीं है, लेकिन ये विदेश जाने का जो शौक था मोदी साहब का, वही अब पूरी की पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो हम आपको निश्चित तौर पर आपने कहा और हम बताएंगे कि नंबर 1 और तकनीकी तौर पर 1.25, लेकिन चलिए नंबर 2 कह लिया, उन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। और क्या वाकई, मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस सवाल में, कि अमित शाह क्या वाकई नरेंद्र मोदी की इस तरह की विदाई चाहते हैं? नहीं चाहते। अमित हम्म। शाह नरेंद्र मोदी की जगह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनको पता है कि उनको नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन हाँ, हम्म। वो नरेंद्र मोदी के जरिए उसी तरह के इकोसिस्टम के, उसी तरह के सिस्टम को चलाए रखना चाहते थे जिस तरह का सिस्टम वो चलाए रख रहे हैं पिछले कई सालों से। लेकिन अब मोदी साहब के ऊपर पता नहीं किसका प्रेशर है। उस प्रेशर के कारण मोदी साहब अब उस पूरे के पूरे भाजपाई और सरकार के सिस्टम को हिलाने लग गए, गड़बड़ाने लग गए। और फिर अमित शाह बिल्कुल गायब हो गए, नदारद हो गए पूरे सीन से। तो वो भी बताएंगे कि क्यों गायब हो गए, और ये भी बताएंगे कि अचानक वो बोलते हुए क्यों नजर आ रहे हैं सुप्रीत भाई। हाँ, अचानक बोलते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, लेकिन बोलते हुए क्यों नजर नहीं आ रहे थे उस पे पहले चर्चा करेंगे। और संतोष भाई, आपसे बेहतर कौन बताएगा, क्योंकि आप लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को कवर करते रहे हैं और आज भी कई बार आपको लोग रात में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से फोन कर देते हैं। अब कौन लोग दफ्तर करते हैं से ये अमित शाह साहब शायद जानते होंगे, उनकी नजर दफ्तर सब से पे नहीं, रहती है। दफ्तर से हाँ। नहीं, दफ्तर से नहीं। अच्छा, दफ्तर से नहीं, ठीक दफ्तर तो बिल्कुल वो है। बना हुआ है। हाँ। खैर, दफ्तर से नहीं, दफ्तर में आने जाने वाले लोग, दफ्तर वाले लोग फोन करते हैं, दफ्तर से नहीं कर पाते हैं, वो अलग बात है। खैर, संतोष भाई, ये चुप्पी क्यों थी इतने लंबे समय तक? ऐसा पहली बार हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की बात नहीं, मोदी सरकार की बात है ये तो। और उस सरकार का एक हिस्सा है अमित शाह। और लंबे समय तक पूरे बजट सेशन में एक ऐसी स्थिति दिखी जहां पे राहुल जो है वो फ्रंट फुट पे हैं और बैक फुट पे पूरी की पूरी मोदी कैबिनेट है, पूरी की पूरी मोदी सरकार है। और अमित शाह साहब जो हर ऐसे मामले में सबसे आगे खड़े रहते थे, अग्रिम पंक्ति में आकर के मोदी जी को डिफेंड करते थे, इस बार वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं।
पांडुचेरी में जो कैंपेन किया उस पे भी अभी बात करेंगे, वहां पे भी उनकी भाषा वो वाली नहीं थी जो पहले होती थी, लेकिन ये चुप्पी क्यों थी संतोष भाई? देखिए, दो चीजें आपको मोदी और इनके संबंधों को, अमित शाह के संबंधों को, आपको दोनों को देखना पड़ेगा। हम्म। 2009 का मैं छोटे छोटे तथ्यों के साथ डाल देता हूं। 2009 हम्म। का लोकसभा चुनाव, लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार गुजरात हम्म। से लड़ रहे थे लोकसभा चुनाव, अपनी ही लोकसभा सीट से लड़ रहे थे चुनाव, और अचानक वो हारते हुए दिखाई दिए। हम्म। अचानक वो हारते हुए दिखाई दिए। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो, जिस व्यक्ति की पार्टी की गुजरात में लंबे समय से सरकार हो, और जिस गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अचानक अपना खुद का लोकसभा चुनाव हारते हुए दिखाई दे, तो कल्याण सिंह की उस बात को याद कर लीजिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर तो तब बनेंगे ना जब वो एमपी रह पाए। हम्म। लेकिन अचानक परिवार का कोई व्यक्ति, क्योंकि वो जितनी उस लोकसभा में जितनी विधानसभाएं थी, उसमें से एक विधानसभा से अमित शाह विधायक थे। परिवार के एक व्यक्ति ने अमित शाह से संपर्क किया, और अमित शाह, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, संगठन के आदमी है, और कई बार उनको अलग थलग किनारे किया गया, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि अपने मन को मारकर भी उन्होंने संगठन के लिए काम किया, तो फिर वो जुट गए, और उनकी खुद की विधानसभा में जो बढ़त मिली, जिसकी वजह से लालकृष्ण आडवाणी सांसद बन गए। प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए क्योंकि वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। फिर हम्म। 2012 गुजरात का विधानसभा चुनाव जीतते ही नरेंद्र मोदी ने एक व्यक्ति को वाराणसी भेज दिया। हमें आपको तो हम्म। 14 में पता लगा कि भैया मुरली मनोहर जोशी का टिकट काट के वो वाराणसी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में 2012 में ही अपने एक करीबी नेता को उन्होंने बनारस भेज दिया था, जो अच्छा। वहां के सिविल सोसाइटी से मिलना जुलना जिसने शुरू कर दिया था। ये बात मुझे भी पता लगी जब मैं 2014 में वहां लोकसभा चुनाव कवर करने गया, यानी वो पहले से ये बात अमित शाह को नहीं पता थी। फिर अमित शाह हाँ। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, कोई भी केंद्रीय मंत्री, जो सरकार बनती है, अगर बीजेपी की सरकार है, तो हर केंद्रीय मंत्री बीजेपी के अध्यक्ष की टीम में शामिल होता है। लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमित शाह ने अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव की टीम में शामिल नहीं किया। वो बीजेपी के इतिहास में इकलौती ऐसी केंद्रीय मंत्री बन गई हैं जो केंद्रीय मंत्री होते हुए भी बीजेपी के नेशनल टीम में उनको जगह नहीं मिली थी। अब आप सोच लीजिए कि, और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कई दिग्गज नेताओं का टिकट काटा। मोदी उनको देना चाहते थे, अमित शाह ने उनको काटा। अब उनके नामों को लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनमें से एक महिला नेता ने कुछ दिन पहले अमित शाह से मुलाकात की है। अब नितिन नवीन की नई टीम में उनको जगह मिल जाएगी, ये बात तो तय है। अब आते हैं कि हम्म। वो विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, कई बार कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको दबाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन वो हम्म। तब होता है जब वो मिलकर जुट कर एक साथ चले। गलती कहां से शुरू हो गई? लद्दाख वाला एपिसोड जो उस बुक में आया हुआ है, जनरल नरवणे साहब की बुक में, उस दिन पता नहीं मोदी साहब कहां बिजी थे, उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाना जरूरी नहीं समझा। अगर वो मीटिंग होती तो उसमें अमित शाह को सारी डिटेल में बातें पता हो। हम्म। राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, राजनाथ सिंह अचानक खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि पब्लिश है, पब्लिश है। कुछ बातें अमित शाह को पता थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि अमित शाह को ये लगा कि राजनाथ सिंह अगर इतनी बार खड़े हो रहे हैं, आमतौर पर होता क्या है कि एक बार दो बार खड़े हो जाते हैं, बाकी काम किरण रिजिजू टाइप के मंत्री कर लेते हैं, नहीं तो पीछे और हम्म। रविशंकर प्रसाद और निशिकांत दुबे टाइप के लोग होते ही हैं। राजनाथ सिंह खुद इतनी बार खड़े हुए, अमित शाह मौजूद थे, उनको लगा कि यार कुछ तो ऐसी बात है जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं है, राहुल गांधी कुछ तो ऐसा खुलासा करने वाले हैं। उनसे भी गलती ये हो गई कि उन्होंने एक दो बार खड़े होकर रोक दिया, पूछ लिया कि किताब छपी है कि नहीं छपी। अब राहुल गांधी जो बोलना चाहते थे सदन के अंदर नहीं बोलने दिया, लेकिन सोशल मीडिया से पूरे देश दुनिया में चला गया। अमित शाह को समझ में आ गया ये बहुत बड़ी गलती हुई है। अब राजनाथ सिंह ने गलती जानबूझकर की थी या अनजाने में की थी, इस सवाल का जवाब तो दर्शकों को देना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि राजनाथ सिंह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बहुत अच्छे जानकार है, उनको नियमावली और इन सब चीजों की बहुत अच्छी जानकारी है। उस दिन के बाद जी। से अमित शाह पूरे परिदृश्य से गायब हो गए। फिर बीजेपी में एक चेन ऑफ कमांड सिस्टम बन गया था। भैया मोदी जरूर प्रधानमंत्री थे, लेकिन पार्टी और संगठन इन दोनों में अमित शाह के कार्यालय से आदेश आया करता था। और माफ कीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के चेयर का पूरी तरह से सम्मान करने के साथ मैं ये भी कहूंगा कि कई बार आदेश उनके पास भी जाया करता था, और कई बार तो विनम्र शब्दों में अमित शाह सदन के अंदर आदेश किया कर देते थे कि अध्यक्ष जी मुझे बचाइए, मुझे संरक्षण दीजिए। इसका मतलब एक इशारा हुआ करता था। लेकिन अमित शाह न जाने क्यों कट गए, और अमित शाह के कटते ही एक के बाद एक के बाद एक गलतियां होने लगी। आमतौर पर जो विवादित इश्यू होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको दबाती है, और दबाती कैसे? उन खबरों पर रिएक्ट नहीं करती,
और जो कुछ नोएडा के बांके और बहादुरों वीरांगनाओं का जो सम्मान कभी-कभी जाग जाता है, उनके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में जोशी जी बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अनिल बलूनी बैठे हुए हैं। ये सब मिलके दबा देते थे खबरों को। हम्म। अचानक भाई साहब आप बैल मुझे मार हरदीप सिंह पुरी पहुंच गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ये अमित शाह का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं। ये हुआ इसलिए हम्म। क्योंकि अमित शाह चुपचाप खामोश बैठ गए थे। अब जाके इन्होंने हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हाँ मैं मिला हूं, तारीख बता दी। अब उस तारीख में कई चीजें चपेटे में आ गई कि भैया मतलब क्या भारत के सेनापति राजा से इतना नाराज हुआ कि कहा जिसको नेतृत्व करना है करो, मैं खामोशी से मैं बैठा हूं कुछ अपने नहीं टेंट में। हाँ मैं हाँ। कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद जैसे ही पुरी ने एक्सेप्ट किया उसके बाद कई सारी खबरें निकल के सामने आने लगी, पूछा जाने लगा कि भैया आपका दूतावास वहां था, विदेश मंत्री उस समय सुषमा स्वराज थी, आपने उस सिस्टम को क्यों हटाया। और हम्म। आपको एक एंकर ने तो कह ही दिया पावर ब्रोकर, अगर आपको एफटी जैसे पावर ब्रोकर की जरूरत है तो फिर 142 43 44 करोड़ के देशवासियों की ताकत को लेकर आप क्या करेंगे। ये बात तो वो सही है। एंकर भी और माफी मांग रही हैं आजकल हालांकि। नहीं, वो जो निकल गया वो तो निकल गया। और फिर इतने देश दुनिया में घूम घूम कर जो आप इनाम बटोर रहे हो उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसका क्या फायदा हम्म। जब आप चला ही नहीं पा रहे। अभी उमा शंकर सिंह जी ने एक इंटरव्यू किया, शायद बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से किया है। उन्होंने भारत के संबंधों को लेकर कुछ कहा है कि समानता के साथ होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। पता नहीं, जब मैं उनको सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भारत के प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि अरे अमेरिका के साथ इस तरह से बात करो, समानता पे बात करो। बांग्लादेश हम्म। समानता की बात कर सकता है लेकिन भारत नहीं कर सकता। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। वो सब होता गया। अमित शाह के उस सिस्टम से अलग होते ही या उस सिस्टम से शांत होते ही एक के बाद ब्लंडर होता गया। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में बैठे योगी आदित्यनाथ को लगा कि नरेंद्र मोदी अलग थलग पड़ गए हैं, उन्होंने भी इशारों इशारों में एक तरह से हमला बोलना शुरू कर दिया। वो हमला मोदी प्लस गुजराती लॉबी पे था। स्वप्निल भाई ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि अमित शाह मोदी की इस तरह से विदाई नहीं चाहते कि गुजराती लॉबी कमजोर हो जाए या बीजेपी के इकोसिस्टम से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाए। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने हमला शुरू कर दिया उसके बाद एक कैबिनेट की बैठक होती है पुराने वाले भवन में, शायद आखिरी बैठक। हम्म। भावुक अंदाज में नरेंद्र मोदी नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि मैं तो अलग थलग पड़ गया, मैं तो अकेला पड़ गया। हम्म। अब जैसे ही वो कहा कि अकेला पड़ गया और कुछ और भी बातें हुई, बहुत सारी बातें तो नहीं पता लग पाई लेकिन मोटे तौर पर ये पता लगी कि मैं जाऊंगा तो फिर सबको जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा मतलब गुजराती लॉबी को पूरी तरह से जाना पड़ जाएगा। और फिर तो जो भी हम्म। आएगा, भले ही इनका ही प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कई सारी फाइलें खुलेंगी, कई सारी फाइलों की कागजें लीक होंगी, बड़े बड़े मंत्रालयों में फोटोकॉपी मशीनें चलनी शुरू हो जाएंगी, उनमें फोटोकॉपी की जाएगी और धीरे से कागज बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और फिर कई सारी चीजें आती इतनी जाएगी। सारी बातें हुई हैं। ये तो इशारों इशारों में कई सारी चीजें हैं कि अगर मैं गया तो अच्छा। फिर सबको जाना पड़ेगा, तो सब कैसे जाएंगे, क्योंकि जो नया हाँ। आएगा वो सबको भगाने की उसमें जुट जाएगा। उसके बाद क्या हुआ हाँ। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एक तारीख आपको बताता हूं, अमित शाह के शब्दों में कहूं तो क्रोनोलॉजी की समझिएगा। 12 फरवरी को रात के मतलब शाम के 6:58 पर राहुल गांधी एक पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालते हैं। 12 वीडियो डाल। फरवरी 6:58, ध्यान से सुनिएगा। हम्म। 13 फरवरी को संसद के बजट सत्र का दूसरे चरण का आखिरी दिन था। 24 घंटे बीत जाते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री का जो भावुक वाला अंदाज होता है कि मैं गया तो सबको जाना पड़ेगा, यानी कहने का अंदाज कि मैं डूबूंगा तो सबको लेके डूबूंगा। उसके बाद अमित शाह का इकोसिस्टम थोड़ा सा जागता है और उसके बाद कहा जाता है कि भैया वीडियो बना के डालो। तो 12 फरवरी को 6:58 पर बनाए गए राहुल गांधी के वीडियो का जवाब 13 फरवरी को, यानी 28 घंटे बाद, लगभग 24 और 4 28 घंटे बाद रात को 11:14 पर 11 बजे। पीयूष गोयल वीडियो बनाकर देते हैं 11:14 पर। लेकिन उतना हम्म। काफी नहीं था। अब राहुल गांधी के जो पोस्ट था वो तो कई मिलियन में चला गया, पीयूष गोयल का शायद लाखों तक नहीं गया था उस समय तक। हम्म। उसके बाद थोड़ी हम्म। सी हलचल और बढ़ी कि यार आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ये तो कुछ जा ही नहीं रहा है, तो देखेगा कौन। हम्म। तो फिर शिवराज सिंह चौहान को कहा गया, बेचारे आधी रात को उठे, उन्होंने वीडियो बनाया और शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो डाला आधी रात के बाद, यानी कायदे से 13 फरवरी के 12 बजे के बाद 14 फरवरी शुरू हो गया। तो 1:04, 1:04 AM पर जो है वो वीडियो शिवराज सिंह चौहान ने डाला। फिर अगले दिन सुबह, यानी जिस दिन आधी रात के बाद यानी 1:04 पर शिवराज सिंह चौहान डालते हैं, उसके अगले दिन यानी 14 फरवरी को, यानी कल 10:30 बजे के आसपास राहुल गांधी एक और वीडियो डालते हैं। फिर लगता है कि नहीं भैया इससे काम तो नहीं चलेगा, पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह तो कुछ नहीं कर, पीयूष गोयल और आपके शिवराज सिंह चौहान तो कुछ सब। कर नहीं पा रहे हैं। इस बीच में गिरिराज सिंह का भी एक वीडियो वायरल हो जाता है, पत्रकार सवाल कुछ और पूछ रहा है, जवाब वो कुछ और देते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात, दर्शकों को ये पता नहीं होगी कि जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर
सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है उसी टेक्सटाइल के मिनिस्टर गिरिराज सिंह, मिनिस्टर। हिंदू मुस्लिम एक्सपर्ट और पाकिस्तान भेजने का ट्रेवल एजेंसी चलाने वाले। तो फिर 14 राहुल गांधी के वीडियो के बाद 14 फरवरी को अमित शाह खुद सामने आते हैं और पुडुचेरी में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं। आज भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इनके तर्कों का खोखलापन देखिए कि सिर्फ इतना कहते हैं कि राहुल गांधी बरगला रहे हैं किसानों को। अरे पूरा सरकार आपके पास है, इकोसिस्टम आपके पास है, गोदी नहीं, मीडिया नहीं, आपके साथ खड़ा है, एंकरों का संतोष भाई सिस्टम वही आपके मैं साथ कह रहा खड़ा था, है। वही उसी हमले पे मैं कह रहा था। अमित शाह की स्टाइल है राहुल बाबा बोलने की, अपमानित करने की। हालांकि अब राहुल गांधी भी, मैं इसमें कोई फेवर नहीं लूंगा, राहुल गांधी आज की तारीख में इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब करती है। राहुल भी कोई बहुत ज्यादा सम्मान नहीं देते किसी को अब, लेकिन अमित शाह आज की तारीख में अपनी उस चीर परिचित अंदाज से अलग नजर आए, कल भी और आज भी। वो बार बार राहुल गांधी जी कह रहे थे। ये जी क्यों लग रहा है राहुल गांधी के आगे? और मुझे लगता है कि 11 सालों में शायद ये तीसरी चौथी बार उन्होंने जी लगाया है, और चुनावी वो कैंपेन में तो पहली बार होगा। वो कहते हैं ना स्वप्निल भाई, एक बड़ी कहावत है, हालांकि मुझे शब्द से याद नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि सम्मान जो है वो मांगने से नहीं मिलता, सम्मान को हासिल करना पड़ता है। अब राहुल गांधी चूंकि अब भारी पड़ते जा रहे हैं, ये संसद के सत्रों की बात अगर मैं आपको बताऊं स्वप्निल भाई, तो ये दूसरा सत्र था जिसमें विपक्ष भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अगर राहुल गांधी के हिसाब से मैं कहूं तो ये पहला सत्र था जिसमें राहुल गांधी के सामने पूरी की पूरी सरकार बेबस नजर आ रही थी। और चूंकि उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी, अमित शाह उस ताकत को सम्मान कर रहे थे। मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ, हम्म। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है। आप जरा गौर कीजिए कि अमित शाह ने बीजेपी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस से, बहुजन समाज पार्टी से और समाजवादी पार्टी से किन किन नेताओं को तोड़ के ले गए, जिनका थोड़ा सा भी जनाधार था, जो थोड़ा सा भी वोट हम्म। दिलवा सकते थे, उन सबको अमित शाह तोड़ कर ले गए। तो विरोधी दल का ही नेता हो अगर वो मजबूत होता हुआ दिखता है तो अमित शाह को लगता है कि इनसे कुछ सीखने की जरूरत है। और उनको ये भी पता है कि राहुल गांधी जितनी मजबूती से आक्रामक होंगे, आक्रमण करेंगे, हमला करेंगे, उनका जो एंटी गुजराती लॉबी है बीजेपी के अंदर, वो एंटी गुजराती लॉबी एक तरह से एक्टिव हो जाएगी। लेकिन मैं फिर एक बार बताता हूं आपको, आज नरेंद्र मोदी साहब ने हरदीप पुरी को जन्मदिन पर जो बधाई दी है, अमित शाह कतई इसको पसंद नहीं करें। कई बार वो कुछ चीजें, वो भी एक बात है, अमित शाह ने अब तक वो बधाई नहीं दी है, किसी और ने भी शायद ही दी है। मैं शिवराज की भी पोस्ट देख रहा था, वहां पे भी नहीं मिला, अमित शाह ने भी नहीं दिया। सिर्फ नरेंद्र मोदी ने ही एक, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बधाई देते हुए नजर आना है हरदीप पुरी को। ये सवाल उस समय भी उठा था। देखिए दोनों में एक थोड़ा सा तारतम्यता होती है। अ, अमित शाह के हिसाब से मंत्री उसी को बनाना चाहिए जिससे पार्टी को फायदा हो, संगठन को कुछ ऐड ऑन। मोदी ने हम्म। ऐसे ऐसे नेताओं, ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया है। हालांकि अब प्रधानमंत्री है, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन अमेरिका में रहा हुआ व्यक्ति, अधिकारी रहा हुआ हम्म। व्यक्ति, जिसने ट्रंप वाला कार्यक्रम करवाया था, उसमें ऐसी हम्म। क्या खूबी थी कि अचानक आप उसको लाते हैं और पेट्रोलियम मंत्री बना देते हैं। फिर उसमें हम्म। ऐसी क्या खूबी थी कि आप उसको जो हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट थमा देते हैं, जो लुटियन जोन्स में जो पार्लियामेंट बना है और बाकी ये तीर्थ और ये सब जो बना रहे हैं, उसका जिम्मा थमा देते हैं। ऐसी क्या खासियत थी? और दिक्कत की बात ये थी कि ये कहा गया, मोदी साहब की तरफ से ये कहा गया कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा होगा। पंजाब में तो सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। और हम्म। यही चीज समझ में नहीं आ रही। सुषमा स्वराज, भले ही आप विरोधी हो, भले ही अमित शाह मोदी की वजह से सुषमा स्वराज को एक विरोधी मानते हो, लेकिन उनको ये पता था कि सुषमा स्वराज एड ऑन करती थी। मैं फिर आप मेरी बात को समझिएगा, बीजेपी को एड ऑन करती थी, चाहे वो 500 वोट हो, 5000 वोट हो, और बीजेपी की सरकार को एड ऑन करती थी। अमेरिका की धरती पर जाकर, संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर अमेरिका को आईना दिखाने का काम अगर कोई किसी ने किया तो वो सुषमा स्वराज ने किया। और विदेश मंत्रालय, मैं रिपोर्टर के तौर पर भी कई बार विदेश मंत्रालय गया हूं, तो वहां अंग्रेजी मेरी बहुत स्ट्रांग तो है नहीं, तो वहां हिंदी के शब्द बहुत कम सुनाई पड़ते थे। विदेश मंत्रालय को हिंदी में सोचना अगर किसी ने शुरू करवाया तो वो सुषमा स्वराज। लेकिन एस जयशंकर आ गए। अब एस जयशंकर को विदेश मंत्री क्यों बनाया? अब इसमें सुब्रमण्यम स्वामी बहुत सारी बातें कहते हैं कि एस जयशंकर जब चीन में थे तो साहब का बहुत अच्छा रिश्ता था चीन के साथ। कई व्यापारिक हम्म। घरानों का भी, जो साहब के दोस्त भी हैं, चीन के साथ भी उनका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं उस बारे में नहीं पढ़ना चाहूंगा। लेकिन अमित शाह हम्म। का ये मानना रहा है कि जो भी एड ऑन नहीं कर सकता,
जो भी पार्टी को फायदा नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो आइडियोलॉजी के स्तर पर हो, चाहे वो वोट के स्तर पर हो, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो, चाहे वो पॉपुलैरिटी के स्तर पर हो, चाहे वो परसेप्शन बनाने के स्तर पर हो, अगर वो फायदा नहीं पहुंचा सकता तो नरेंद्र मोदी उनको प्रधानमंत्री क्यों बना रहे हैं। लेकिन नेता का सम्मान होता है, उस समय उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनकी कई बातों को नरेंद्र मोदी भी स्वीकार कर रहे थे। लेकिन ये एप्स्टीन फाइल के आने के बाद हरदीप सिंह पुरी के साथ खुलकर नरेंद्र मोदी का हरदीप सिंह पुरी के साथ खुलकर खड़ा होना, अमित शाह इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। ये बात आप तय मानकर चल लीजिए। और ये लड़ाई अभी थमेगी नहीं, क्योंकि पब्लिकली लड़ाई है, तो अमित शाह निश्चित तौर पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि इस समय, इस हालात में मोदी की विदाई का मतलब है कि फिर गुजराती लॉबी की एक तरह से विदाई हो जाएगी। बहुत सारी चीजें दांव पर लगी हुई है। लेकिन हाँ, वो जरूर चाहेंगे कि अगर मोदी इन हालातों को सुधार ना पाए, अगर वो इनको ठीक न कर पाए, तो फिर उनको विदा हो जाना चाहिए। हालांकि विदा होने का मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है कि अचानक राष्ट्रपति महोदया की तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि 27 आने में भी बहुत देर है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि राष्ट्रपति बनेंगे तभी विशेषाधिकार के तहत उनको सुरक्षा मिलेगी। प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनको एक तरह से मतलब सुरक्षा मिली रहेगी। सेफ एग्जिट विद इम्यूनिटी। हाँ, और सिर्फ उन्हीं को सेफ एग्जिट नहीं, वो राष्ट्रपति भवन में बैठे रहेंगे तो उनके इर्द गिर्द के तमाम लोगों को एक तरह से सुरक्षा मिली रहेगी। एक तरह से वो भी सुरक्षित रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब इन सब के लिए आप कहेंगे कि कब होगा? भैया योगी आदित्यनाथ तो हम्म। हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, हम्म। मोहन भागवत के चेहरे हैं ही, लेकिन अमित शाह के जो चेहरे हैं, मार्च अप्रैल में उस राज्य में चुनाव होने जा रहा है। बहुत मुश्किल हम्म। में फंसे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा हेमंता, सर। बहुत मुश्किल में हाँ। फंसे हुए हैं वो। लेकिन मार्च में दो चीजें ध्यान दीजिएगा। मार्च में जो संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, वो कैसे होता है, उसमें हम्म। सहयोगी दलों के नेताओं का क्या व्यवहार होता है, उस पर डिपेंड करेगा। और हम्म। फिर असम के विधानसभा चुनाव के क्या नतीजे आते हैं, ये हम्म। उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। और मैं फिर बता दूं, अमित शाह ये जानते हैं कि चूंकि कोई उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन नहीं देगा, भले ही आप ये कह लीजिए कि सरकार और संगठन दोनों वही चलाते हैं, लेकिन जो नया संसदीय बोर्ड बनेगा, उस संसदीय बोर्ड में कौन कौन शामिल होंगे, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और मुख्यमंत्रियों का सपोर्ट कौन हासिल कर सकता है, वो भी एक बड़ी बात होगी। मेरे पास जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 3 से 4 मुख्यमंत्री वो योगी आदित्यनाथ के खेमे में जा चुके हैं। अमित शाह को समर्थन देने वाले मुख्यमंत्रियों की संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं। लेकिन हाँ, यहीं पर आप आ जाइए, हेमंता बिस्व शर्मा अगर आगे आ जाते हैं, उनका नाम अगर आगे आ जाएगा, तो बड़ी दिलचस्प चीज मैं आपको बता दूं, दर्शक चाहे तो सोशल मीडिया पर जाकर खोज सकते हैं। बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों का समर्थन तो उन्हें मिलेगा ही, मोदी से हम्म। नाराज जगदीप धनखड़ का भी समर्थन उन्हें मिलेगा। और बड़ी दिलचस्प सी बात मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पर्दे के सामने से तो रही, लेकिन पर्दे के पीछे से वो हेमंता बिस्व शर्मा का समर्थन जरूर करती हुई नजर आएगी। ठीक बात है। चलिए, अब होगा क्या, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो हो रहा है, और वो पर्दे के पीछे जरूर हो रहा है, लेकिन सामने सामने दिख रहा है, हो यही रहा है कि फिलहाल तो तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मोदी सरकार आखिरकार इतने पसोपेश की स्थिति में कैसे 2.5 कदम और चलती है। बजट सत्र 9 मार्च से उसका दूसरा हिस्सा वो शुरू हो रहा है। 9 मार्च की तारीख को एक अपडेट ये भी है कि ओम बिरला साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए नहीं नजर आएंगे। नहीं नजर आएंगे का मतलब ये है कि अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है, वोटिंग होगी, उसके बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठेंगे। तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है सब कुछ। और ये उम्मीद नहीं थी जितनी तेजी से आज की तारीख में विपक्ष सत्ता पक्ष पे हावी हो। जी संतोष भाई। आपने ये उठा ही दिया तो मैं एक लाइन बोल देता हूं कि हम्म। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विश्वास हम्म। नहीं है वाला प्रस्ताव लाया गया है। हम लोग अपनी भाषा में उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, और वो हाँ। सामान्य बहुमत से पास होता है। पहले चर्चा होगी, चर्चा के बाद हम्म। सामान्य बहुमत से वो पास होगा या खारिज होगा। ये परंपरा रही है कि जब भी स्पीकर के खिलाफ अगर इस तरह का आता है, तो उस समय सदन की कार्रवाई का संचालन डिप्टी स्पीकर करते हैं। डिप्टी स्पीकर विपक्षी डिप्टी दल से स्पीकर है ही। हाँ, मैं बता डिप्टी देता हूँ। स्पीकर तो है जो ही। हाँ। पहली बार ये प्रधानमंत्री बने 2014 में, सुमित्रा महाजन को इन्होंने स्पीकर बनाया। उस समय ये कहा गया कि हाँ। डिप्टी स्पीकर की जरूरत क्या थी, सुमित्रा महाजन अड़ गई, डिप्टी स्पीकर बनाया गया। नतीजा ये हुआ कि अगले लोकसभा चुनाव में उनका टिकट ही काट दिया गया। अब हम्म। 2019 में ओम बिरला साहब स्पीकर बने, और जितनी प्रेस हम्म। कॉन्फ्रेंस उन्होंने की,
कम से कम मुझे लगता है कि मैंने 50 के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कवर की होगी। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठता था कि डिप्टी स्पीकर कब बनाएंगे। अब वो क्या बताए बेचारे कि सरकार ने कह दिया मत बनाओ, क्योंकि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का होता है, तो डिप्टी स्पीकर कांग्रेस का होगा और कांग्रेस का होता। और ऐसी हालत में बिरला साहब जब भी सदन से उठ के जाते तो पता लगा चेयर पर डिप्टी स्पीकर कांग्रेस का बैठा हुआ है, तो माहौल कुछ अलग हो जाता, सरकार फंस भी सकती थी कई बार। तो डिप्टी स्पीकर बनाया नहीं। अब समस्या ये है कि वो डिबेट कितनी निष्पक्ष होगी, क्योंकि जो भी स्पीकर की चेयर पर बैठा होगा उसकी रोस्टर ड्यूटी तो बिरला साहब ही लगाएंगे। अगर डिप्टी स्पीकर होता तो रोस्टर ड्यूटी बिरला साहब को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट डिप्टी स्पीकर बैठे नजर आते। अब तो ड्यूटी जो है वो बिरला साहब ही लगाएंगे। और जहां तक मैं जानता हूं, राहुल गांधी को चिढ़ाने के लिए हो सकता है कि उस दिन भी आपको स्पीकर की चेयर पर जगदम्बिका पाल साहब भी बैठे हुए नजर आए। चलिए, ठीक है, देखना दिलचस्प होगा कौन बैठता है उस दिन कुर्सी पर। लेकिन हाँ, स्थितियां तो बहुत तेजी से बदली हैं, लिहाजा इन स्थितियों पर नजर बनाकर रखने की फिलवक्त जरूरत है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया संतोष भाई, बहुत शुक्रिया। नमस्कार।